अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, तो आज की जो वीडियो है इसलिए रिकॉर्ड की जा रही है कि आज हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी असल में है क्या, डेमोक्रेसी की तारीख क्या है और ये किस तरीके से इवॉल्व करते हुए आज के दौर में जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी अपना राइज है, तो वो किस तरीके से इन्हेंस करते हुए आज के दौर तक पहुंची है। और पुरानी डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क था और आज की डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क था। और इसके अंदर हम मज़ीद एडिशन करेंगे कि हमारे जो मुस्लिम उलमा हैं या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आया कि डेमोक्रेसी के बारे में इतना हार्ड स्टांस क्यों रखते हैं। वो क्यों डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा तकफीर तक ले जाते हैं कि जिसने डेमोक्रेसी पर अमल किया या डेमोक्रेसी को वो लेकर चला तो वो कोई काफिर हो जाता है, या फिर डेमोक्रेसी जो है वो कोई कुफर का निज़ाम है। हालांकि ऐसा नहीं है और ये आज मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। डेमोक्रेसी का सिर्फ एक फैक्टर हराम है, एक फैक्टर हराम है डेमोक्रेसी का। उस पर हम बातचीत करेंगे और डेमोक्रेसी असल में है क्या, पहले तो आज हम इस बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी की तारीख से। ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जब हम देखते हैं कि जब ग्रीक सिविलाइजेशन को बनाया गया तो वहाँ जो एथेंस थे, जो वहाँ का, यूँ समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान का जो एलीट जो तबका है, या कह लें कि जो एक कैपिटल सिटी है जिसका इस्लामाबाद, तो जो उस दौर का कैपिटल था ग्रीक सिविलाइजेशन का, वो एथेंस थे वो। ठीक है। तो एथेंस के अंदर ये चीज थी कि जो पॉलिटिशियंस में से किसी को अगर सिलेक्ट करना होता था हुक्मरान, तो वो वहाँ का अशराफिया तबका सिलेक्ट करता था। तो वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, जो लेबर्स थे वहाँ पर, जो कि वहाँ के वो अवाम थी कि जो कि वहाँ का मजदूर तबका था, अशराफिया तबका नहीं था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमारा भी हक होना चाहिए, हमें भी वोट करने का हक दिया जाना चाहिए। तो उनके इस प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वो एक सोसाइटी का पार्ट तो था, एक दबाव आया जबकि एक मजदूर के बगैर अशराफिया तबका किस तरीके से काम कर सकता है। बिल्कुल काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मजदूर अपना एक मजदूरी करने से ही रुक जाएगा, तो जो अशराफिया तबके के काम है जो एक मजदूर करता है, वो फिर मजदूर अशराफिया तबके को खुद करने पड़ेंगे। वो किसी मजदूर को कैसे हायर कर सकते हैं। तो उस वक्त के जो का जो मजदूर तबका है, वो उस वक्त ही रेवोल्यूशन लेकर आया वहां पर, और उन्होंने कहा कि हमें भी वोट करने का हक दिया जाना चाहिए। जिस पर वहां के लोगों ने अपना गौर फिक्र किया, और अशराफिया तबके ने भी गौर फिक्र किया, पॉलिटिशियंस ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, वहाँ के जो भी एक तरह का निज़ाम था, जो भी पावर सेक्टर था वहाँ का, उन्होंने उस इस बात को देखा। और ये इस बात को देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक ऐसी पार्टी बना देते हैं लेबर के तबके की, जो कि वोट कर सकेगी। ठीक है। और अवाम भी इसके अंदर शामिल हो सकेगी, वो अवाम के जो कि एलीट तबके से ताल्लुक नहीं रखती, लेबर तबका है या मीडियोकर है। लेबर से अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी में अगर बात कही जाए ना कि लेबर, तो उनके जेहन में वो मजदूर आता है जो ईंटें उठा रहा है। नहीं, वो तमाम लोग जो कि मीडियोकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि अपने एक्सपेंसेस को बड़ी मुश्किल से मीट करते हैं, जो कि अय्याशियां नहीं करते, मतलब कि यूं समझ लीजिए कि जिनकी 40-50 हज़ार तनख्वाह है, तो बमुश्किल वो अपने घर का उसके अंदर अखराजात करते हैं। वो किसी मल्टी नेशनल कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो कोई एक भट्टी पे काम करता हुआ मजदूर भी हो सकता है। तो लेबर तबका एक्चुअल में कहा ही उसको जाता है कि जो कि बहुत ज्यादा कह लें कि अमीर ना हो, या बहुत ज्यादा उसके पास माल और दौलत ना हो। सो उस वक्त का जो तबका है उसने जब वहां पर ये रेवोल्यूशन लेकर आए वो एक तरह की, और उन्होंने इस बात पर प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ के लोगों ने इस पर गौर किया। और गौर करने के बाद वो एक डेमोज का तबका बनाया, उसको नेम उन्होंने दिया डेमोज, जो आज के दौर में इवॉल्व करता हुआ, इंग्लिश जुबान में हम उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जो ग्रीक जुबान में डेमोस के नाम से इस्तेमाल किया जाता था। सो वहाँ का एक डेमोस का तबका बना दिया गया कि जो वो भी वोटिंग के अंदर डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट होते थे और आते थे और वोटिंग करते थे। सो फिर वहाँ के, लेकिन वहाँ पर ये आपको मैं बात बता दूं कि औरतें और गुलाम तबका नहीं वोट कर सकता था। लेकिन एक तरह की डेमोक्रेसी आई वहाँ पर, एक तरह की जमहूरियत स्टार्ट हुई। हम उसको स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं, टोटल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। लेकिन
एक तरह का स्टार्ट लिया गया, क्योंकि हर नॉलेज हर चीज इवॉल्व भी करती है। तो स्टार्ट में पहले डेमोक्रेसी भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करती हुई हर एक एक शख्स को बाद में, भले वो गोरा हो, भले गरीब हो, भले अमीर हो, भले किसी किस्म का भी किस्म की जो रेस है, उसको साइड पर करते हुए डेमोक्रेसी को प्योर किया गया आज के दौर के अंदर। सो उस दौर के अंदर डेमोस को हक दिया गया कि वो वोट कर सकते हैं। फिर वहां से ये तबका चला और चलता चलता फिर उसके बाद औरतों ने भी प्रोटेस्ट किए, गुलामों ने भी प्रोटेस्ट किए। आहिस्ता 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 चीजें बढ़ती गई। प्रोटेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इज्तिमाई प्रोटेस्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को खुद भी इस चीज का एहसास होना स्टार्ट हो गया कि ये भी इंसान है, औरतें भी हक हक रखती हैं। इस्लाम ने आकर बाद में औरतों के हक को बहुत ज्यादा उजागर किया। और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग तरक्की करते गए, तो उनको पता चलता गया कि कोई अशराफिया तबका होता है, उसके अंदर कोई खास किस्म का खून नहीं होता, बल्कि वही खून होता है जो एक किसी मजदूर या किसी औरत के अंदर पाया जाता है, या फिर किसी आम आदमी के अंदर या किसी मर्द के अंदर जो खून, जो जहन, जो कॉन्शियसनेस पाई जाती है, उतनी ही किसी औरत में पाई जाती है। औरत किसी मामलात में कोई मर्द से पीछे नहीं है। हाँ, आप वो मामलात लेकर आ जाएंगे कि मर्द जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, जो औरत है वो अपना फिजिकली किसी चीज के अंदर मर्द की तरह जो है वो एक्ट नहीं कर सकती, या मर्द की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो फिर वो कहलाता मैटर है, वो तो एक अल्लाह ताला ने एक बैलेंसिंग रखी है ना, एक उसकी हिकमत है एक तरह की। लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे हर कॉन्शियसनेस के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से मर्द और औरत दोनों को अल्लाह ताला ने एक बैलेंस में बना कर रखा है। तो उसमें कोई किसी से कम नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस चीज को समझा, और फिर औरतों को भी वोट करने का हक मिला, और गुलाम तबके को भी वोट करने का हक मिला। सो ये चीज ऐसे ही इवॉल्व करती हुई डेमोक्रेसी दुनिया में फैली। और आज जिस दौर में हम मौजूद हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर, जिस दौर में आज हम सरवाइव कर रहे हैं और रह रहे हैं, इस दौर में अगर किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी को सबसे बेस्ट माना जाता है, तो वो डेमोक्रेसी की फिलॉसफी है। डेमोक्रेसी की फिलॉसफी से मुराद ये है कि हर तबका, भले वो कोई गोरा हो, कोई काला हो, अल्लाह के नबी की खुतबा हज्जतुल विदा के ये अल्फाज हम इस्तार ले लेते हैं कि कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई अरबी हो, कोई अजमी हो, भले कोई बंगाली हो, भले जो मर्ज मतलब कि एक अगर कोई एक सोसाइटी है, कोई मुल्क है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, तो हर एक वोट करने का हक रखता है। हर एक इंफरादी आदमी, भले वो भंगी हो, भले वो चस्सी हो, भले जो मर्जी हो, 18+ उसकी उम्र हो गई है, तो बस वो वोट कर सकता है। ये डेमोक्रेसी का एक वाजिया उसूल है। तो आप डेमोक्रेसी को वैसे मैं भी डेमोक्रेसी के ऊपर तनकीद करता होता हूँ कि किसी ऐसे एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर सिर्फ इस बुनियाद पर इस चीज़ का मेरिट, सिर्फ ये मेरिट, जिसमें प्लेटो ने कहा था कि पता नहीं अरिस्टोटल या प्लेटो में से किसी एक ने कहा था, मैं इसको भूल रहा हूँ, तो उसने कहा था कि डेमोक्रेसी इस तरीके से एक मसाइल पैदा करेगी कि जो चरख जुबान होगा, जो अवाम को जल्दी, जो जुबान में चरख होगा, जो तेज जुबान होगा, वो अवाम को अपनी तरफ हथिया लेगा, अपनी तरफ ले आएगा। तो इस हवाले से डेमोक्रेसी बहुत सारे अपने अंदर एक तरह की, कह लें कि गलतियां रखती है, एक तरह की फॉल्ट रखती है अपने अंदर। तो वैसे तो मैं डेमोक्रेसी के, मैं खुद भी स्ट्रेटजिकल खिलाफ हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी को कुफर करार दे देना, इसके मैं हक में नहीं हूँ। डेमोक्रेसी का एक फैक्टर सिर्फ कुफर है, वो मैं उसको इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा बाद में। सो जो अपना अपना जो डेमोक्रेसी को अगर हम डिफाइन करें, तो उसके अंदर हर किसी को वोट देने का हक होता है, जो भी कोई 18+ किसी वजह से भी हो गया। सो इस बात पर हमेशा मैं डिसएग्री करता होता हूँ और कहता होता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी शख्स जो किसी भी वजह से बस 18+ हो गया, वो वोट करने का मेरिट रखता है। हर चीज का हमने मेरिट रखा हुआ है कि कोई गाड़ी चलाएगा तो उसका एक मेरिट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो उसने कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कोई जाता है तो उसका भी हमने एक मेरिट रखा हुआ है। सो एक इतनी बड़ी सोसाइटी को लीड करने वाला एक लीडर को सिलेक्ट करने के लिए हर एक अवाम की राय लेना इस बारे में, और अवाम इतना शऊर भी नहीं रखती।
आवाम इतना शऊर नहीं रखती, हर आदमी इतना शऊर नहीं रखता कि वो इकोनॉमिकली और हर एस्पेक्ट से उसको मैयर करके किसी एक पॉलिटिशियन को अपना लीडर करार दे। आप इससे मेरे डिसएग्री कर सकते हैं, अपने 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 इस पर अपना रख सकते हैं अपना मौकफ, तो उस पर हम कोई इल्मी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें तकफीर के मामले तक पहुंच जाना ये बहुत संगीन मामला है। सो डेमोक्रेसी को जो लोग कहते हैं कि ये एक कुफर है, अब उस पर बात करते हैं। मैंने अपना भी बता दिया कि पहले मैंने ये बता दिया कि डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, और डेमोक्रेसी आज के दौर में किसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये मजीद डिटेल है। मैं प्रॉपरली उसका सिस्टम को डिस्कस नहीं कर रहा कि जिस तरीके से MNA MPs इलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनके जरिए असेंबली के अंदर वोटिंग की जाती है और फिर एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और अपोजिशन भी होती है। सो वो एक प्रॉपरली जो एक निज़ाम है, मैं उसको डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा। फिलहाल मैं डॉक्ट्राइन को क्लियर कर रहा हूँ प्रॉपरली कि एक पॉलिटिकल फिलोसफी की डेफिनेशन क्या है, मतलब एक सॉरी डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल पॉलिटिकल फिलोसफी की डेफिनेशन क्या है। सो अब हम आते हैं कि डेमोक्रेसी को उलमा या लोग कुफर क्यों कहते हैं आमतौर पर। वो आमतौर पर हमारे में ये है कि डेमोक्रेसी कोई तागूती निज़ाम है या कोई ऐसा निज़ाम है कि जो इस्लाम से कोई हट कर है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी को इस्लाम काफी हद तक अपना सपोर्ट भी करता है, किस तरीके से कि अमरुहुम शूरा बैनहुम की जो आयत है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो एक खिलाफत का रोल मॉडल है। खिलाफत भी एक डेमोक्रेसी तरह की चीज हो सकती है अगर हम करना चाहें, ठीक है। लेकिन वो एक डीप एस्पेक्ट्स है, मैं उसमें भी जाना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं अब फिलहाल जो है वो आपके सामने इसकी पूरी जो है वो कट्टा छट्टा खोलूंगा कि क्यों कुफर कहा जाता है और कुफर है भी कि नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो भी तागूती निज़ाम है ना, वो ये जो डेमोक्रेसी कोई तागूती निज़ाम नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, जो कैबिनेट होगी, है ना, वो फैसला करेगी कि क्या अपना वो लेजिस्लेशन की जाएगी, क्या कानून अख्तियार किए जाएंगे एक मुल्क को लीड करने के लिए, क्या कानून अख्तियार किए जाएंगे, वो शूरा सेट। अब उस शूरा को कौन सेट करेगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, एक लीडर, एक एक जो खलीफा है, उसको डायरेक्ट अवाम नहीं इलेक्ट कर रही, एक कैबिनेट इलेक्ट कर रही है, मान लिया मैंने। और ये बिल्कुल एक बेहतरीन निज़ाम है, खिलाफत का एक बड़ा बेहतरीन एस्पेक्ट है। लेकिन उस कैबिनेट को कौन लीड कर रहा है, उस कैबिनेट को सॉरी कौन इलेक्ट कर रहा है, कौन इलेक्ट कर रहा है, वो कैसे इलेक्ट होंगे। तो उसके लिए एक वाजिया यही उसूल है कि अवाम ही इलेक्ट करें उनको एक फिल्टर के जरिए। कैसे, वो एक अलग चीज है कि इसमें हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अमरूम शुरा बैनुम के अंदर यही तो बात हुई है कि आपस के मशवरे से चीजें तय होंगी, आपस के मशवरे से लोग तय करें चीजें, ठीक है। अल्लाह ताला ने बताया क्या दिया, सूद हराम है। अब आपस के मशवरे से आप इसको हलाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद के अंदर कह दिया ना कि सूद हराम है, या जिना करने की जो एक सजा दी गई है, तो आप जिना करने की सजा को चेंज नहीं कर सकते। आप जिना करने पे ये नहीं कह सकते कि बस जी बंदे को 2 घंटे के लिए जेल में रखेंगे और फिर आजाद कर देंगे, या कोई 2-3 छितर बढ़ जाएंगे और आजाद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो सजा है वही सजा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह ने जो भी सजा और उसके बाद जो जजा भी दी है, ज़कात का जो निज़ाम है, जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है इस्लाम का, इस्लामिक सिस्टम का, तो वो सारा जो है ना प्रॉपरली वो एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से उस कैबिनेट को हमने कैसे सेलेक्ट, ये बात हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि उस कैबिनेट को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। तो वो उसके लिए एक जो मेन हमारे ज़हन में बात आती है, वो यही आती है कि अवाम उसको एक फिल्टर के साथ सिलेक्ट करेगी कि आया कि ये किरदार के अंदर या मोरालिटी के अंदर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है। ये बंदा आया कि अवाम के अंदर ये कोई खुलेआम कोई गुनाह तो नहीं करता, या खुलेआम इसके किरदार पर कोई शक तो नहीं है। तो उस अपनी मर्जी के जो उन कैबिनेट के मेंबर्स होंगे उसको अवाम ही सिलेक्ट करेगी, और कौन सिलेक्ट करेगा। सही है, वो अलग बात है कि उन कैबिनेट मेंबर्स को एक मेरिट के जरिए, एक पहले एक तरह का जैसा CSS का एग्जाम होता है, तो एक प्रॉपरली कोई एग्जाम के जरिए प्रॉपरली कुछ किसी चीज से फिल्टर करके उनको लाया जाएगा कि वो इकोनॉमी को भी जानते हैं, जुडिशरी को भी जानते हैं, और बहुत से मामला जो एक खलीफा को पता होने चाहिए उसके बारे में इल्म रखते हैं। सो वो उनको लाने के बाद अवाम ही उनमें सेलेक्ट करेगी ना। वो हजारों लोग हैं, यहाँ देखने को तो हजारों लोग इकोनॉमी जानते हैं, हजारों लोग चीजें जानते हैं। अब उनको हम फिल्टर कैसे करेंगे, उनको फिल्टर कौन करेगा, उनको अवाम फिल्टर करेगी, उनको अवाम वोटिंग के जरिए आगे लेकर आएगी। सो डेमोक्रेसी हराम नहीं है, वोटिंग हराम नहीं है। कौन सी चीज हराम है, अब मैं उस पर बात करता हूँ कि हमारे आमतौर पर ये जो मौका फैला है ना कि डेमोक्रेसी हराम है, तो मैंने आपको सारा बता दिया कि डेमोक्रेसी हराम नहीं है। ये प्रॉपरली मैंने आपको उसके एस्पेक्ट में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी को
उलमा हराम कहते हैं या अवाम हराम कहती है, वो किस बुनियाद पर कहती है, या किस बुनियाद पर सॉरी कहना चाहिए। अवाम उलमा या लोग तो कहते हैं बिल्कुल ही डेमोक्रेसी कोई हराम है, डेमोक्रेसी का नाम लिए तो वो तागूती निजाम है, कोई कुफर का निजाम है, ऐसा नहीं है। हम बात अब करेंगे कि डेमोक्रेसी को किस एस्पेक्ट में हराम कहना चाहिए, कौन सा फैक्टर डेमोक्रेसी का हराम है। कोई ऐसी जो पार्लियामेंट होगी, जो कि कैबिनेट बनेगी, वो अगर कोई ऐसा बिल पास करती है, उसके बिल पास करने में अगर वो कोई ये चीज इस्तेमाल करती है कि चूंकि हम कैबिनेट जो है वो अवाम की वोटिंग के जरिए यहाँ पर आए हैं, लिहाजा हम जो है वो कोई ऐसा भी कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, कोई ऐसा कानून भी राइज कर सकते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, कि जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ हो। मतलब कि वो सूद को हलाल कर दें, और कोई भी सौ मामले होते हैं। मैं दो तीन चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि इस्लाम इन चीजों में कैद नहीं है। जब भी हम बात करते हैं ना इस्लामिक सिस्टम की, तो हम दो तीन बातें कर लेते हैं। जिना की बात कर ली, जिना की सजा की बात कर ली, रजम करना, और हम जरा ज़कात की बात कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम इस्लाम इनमें कैद नहीं की, जरा अवाम में मशहूर है ना, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बार बार। आप जब इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे ना, या इंशाल्लाह मैं बाद में एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इस पर, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग और कितना लेंथी, और कि उसके अंदर प्रॉपरली अल्लाह ताला ने कानून साजी की है। फिर अवाम भी जो जमाने के साथ से साथ साथ एनलाइटमेंट आई, और एडवांसमेंट होती गई, इनहेंसमेंट होती गई, तो वो अल्लाह ताला ने उसमें यही गुंजाइश रखी कि अमरुहुम शूरा बैनुहुम, के आपस के मशवरे से तय होंगे। अब ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो कुरान मजीद में नहीं लिखे हुए, तो उसको पास करने के लिए पहले ये देखा जाएगा कि ट्रैफिक के रूल्स कहीं कुरान और सुन्नत की किसी आयत से किसी एस्पेक्ट में जाकर उससे टकरा तो नहीं रहे। तो नहीं टकराते, जाहिर बात है। ये अवाम, ये जो एक अवाम होती है, जो एक वो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उसकी जो जान की प्रोटेक्शन है वो उसी अपना हुकूमत ने करनी है। तो वो उसके लिए ये कानून बना सकती है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। सो ये जो, और अक्सर ये हमारे लिबरल्स भाई जो हैं वो भी ये बात करते हैं कि इस्लामिक सिस्टम जो है वो तो पत्थर के जमाने की चीज है। अब आप उसको उतनी इतने पुराने सिस्टम को कैसे अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनको हम यही जवाब देते हैं कि अमरुहुम शूरा बैनुहुम, अल्लाह ताला ने खुद ये कह दिया है कि इज्तिहाद करो, जमाने के लिहाज से बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, और अपने जो जमाने के लिहाज से देखो कि किस क्या क्या अब जरूरियात पेश हैं। तो फिर उस लिहाज से आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, और कानून साजी करने के बाद उसको कानून का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है। सो डेमोक्रेसी में बताया कि किस एस्पेक्ट में हराम है, कि अगर वो अल्लाह की कुरान और सुन्नत के कोई भी कानून, जो वो कैबिनेट जो अवाम की वोटिंग से एक कैबिनेट बनी है, उसमें अगर वो कोई ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं, कोई ऐसी कानून साजी करते हैं कि जो अल्लाह के कुरान और सुन्नत के कानून के खिलाफ हो, तब हम जाकर कहेंगे कि ये जो है ना ये गलत हो रहा है, ये कुफर वाली बात हो रही है। तकफीर यहाँ हम करेंगे आकर कि ये जो एक आपने कानून बनाया है ना, ये उसको उस कानून की तकफीर करेंगे, उस कानून को कुफर का कानून, तागूती कानून कहेंगे। पूरा डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है ना, वो नहीं है तागूती। होप सो कि आपको ये वीडियो सुनने के बाद बहुत से इल्म में आपको इजाफा हुआ होगा, और आपको बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन हमारे आसपास होती हैं उनको समझने में आपके जो है वो मदद हासिल हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।